हेलो एवरीवन, आपका जो आज का टॉपिक है वो है एंटीजेंस। एंटीजेंस जो होते हैं उनको इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। मान लीजिए आपका निकनेम है, ठीक है, जो निकनेम होता है वो है इम्यूनोजेंस एंटीजन का। इम्यूनोजेंस अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो आप कह सकते हो कि वह एंटीजन ही होते हैं। इसी प्रकार से जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, और एंटीजन को इम्यूनोजेंस कहा जाता है। आप हमेशा क्लियरिफाई रहे, एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीजन मतलब इम्यूनोजेंस, ठीक है। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं थ्योरेटिकल नहीं लिखता, मैं इसी टाइप से समझाता भी हूँ। ये आप इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे तो शॉर्ट में आप लिखो तो और अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट नोट कम भी होते हैं और समझने में आसानी होती है। बट आपको अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है डेफिनेशन। अब यहाँ सब्सटेंस लिखा है, या एनिमल टिश्यू इंट्रोड्यूस लिखा है, स्पेशल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस लिखा है, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज बनाना बताता हूँ कि जब किसी सब्सटेंस को एनिमल टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब किसी सब्सटेंस को एनिमल टिश्यू में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्पेशल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स का जो प्रोडक्ट होता है वह है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी से स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है उसे कहते हैं एंटीजन, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक टेबलेट है, ठीक है। टेबलेट आपने ओरली ली, वो आपकी बॉडी के अंदर गया। आपने टेबलेट ली, वो ओरली खाई और वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी के अंदर के जाने के बाद वो करेगा रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन से होगा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस, ठीक है। उस इम्यून रिस्पॉन्स का एक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एंड प्रोडक्ट बनेगा, वो है आपका एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करती है, यह प्लस का निशान है, मतलब ये इससे जब रिएक्ट करेगी वह सब्सटेंस कहलाता है एंटीजन। मतलब एंटीबॉडी जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करती है वह एंटीजन कहलाता है। इम्यून रिस्पॉन्स आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम में WBC सेल्स जो होती है वो डेवलप करती है, और WBC सेल्स में भी L सेल्स जो होती है, लिम्फोसाइट सेल्स, वो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप्ड करती है। मान लीजिए मैंने आपको चाटा मारा, मेरा जो हाथ है वो जब आपके गाल पे जाएगा तो आपके गाल पर रेडनेस आ जाएगी। जोर से जब भी कोई चाटा मारता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके गाल पे उंगलियां छप जाती है, ठीक है। मतलब हाथ जो था वो आपका एंटीजन था, और उसको इंट्रोड्यूस कराया, मतलब आपने बॉडी से इंट्रोड्यूस कराया आपके गाल पे, ठीक है। अब गाल ने क्या रिएक्ट करा, गाल ने इम्यून रिस्पॉन्स बनाया। इम्यून रिस्पॉन्स का एक प्रोडक्ट बना। कौन सा प्रोडक्ट बना? आपकी रेडनेस। आपके गाल पे जो रेडनेस आई है वो आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। और वह किससे रिएक्ट करता है? आपके हाथ से, ठीक है। इस टाइप से आप मान लीजिए, या आप मान लीजिए आपने एक इंजेक्शन आपके शरीर में डाला, आपकी स्किन पे आपने कोई सा इंजेक्शन इंजेक्ट किया, ठीक है। वो दवाई जो है या जो भी केमिकल है आपकी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम उसमें इम्यून रिस्पॉन्स बनाएगी। बोले जा, आप कोई सी एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। मतलब कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया तो इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए किसी को तो भेजेगी, तो वो है इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब अब भेजने की तैयारी चालू हो गई। अब भेजेगी लड़ने के लिए सेना को। सेना कौन सी हो गई? आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। अब वो किससे रिएक्ट करेगी? एंटीजन से रिएक्ट करेगी, ठीक है। मतलब इसको किल करेगी। आपकी सिर्फ जो डेफिनेशन है वह यह है, जब किसी सब्सटेंस को एनिमल टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करती है उसे एंटीजन कहते हैं। यही आपके डेफिनेशन में लिखा है, जब किसी सब्सटेंस को एनिमल टिश्यू में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्पेशल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उससे एक प्रोडक्ट बनता है, वो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जिस सब्सटेंस से, स्पेशल टाइप के सब्सटेंस से रिएक्ट करती है उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन को AG से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो AG से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, A से A और ये आपका जेन से G, AG से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो।
कॉमनली इनको इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है, मतलब आप कॉमनली इनको इम्यूनोजेंस भी कह सकते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। नॉर्मली जो एक्चुअल एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, बट सम एंटीजन्स मतलब कुछ एंटीजन लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स के भी हो सकते हैं जो इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनोजेनिक मतलब जल्दी से रिएक्ट करने वाला, ठीक है, मतलब क्विक जो जल्दी से रिएक्ट करे। इम्यूनोजेनिक मतलब सब्सटेंस प्रोवाइड एबिलिटी इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज, मतलब वह सब्सटेंस को एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वह इम्यून रिस्पॉन्स को जल्दी से जल्दी बढ़ावा दे या इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा दे, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाए। एक वर्ड आता है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी होता है सब्सटेंस और इम्यून रिस्पॉन्स की रिएक्शन की प्रोसेस। जैसे ही सब्सटेंस आपके शरीर के अंदर गया और इम्यून रिस्पॉन्स की जो प्रोसीजर होती है, मतलब प्रोसेस अब बनना स्टार्ट हो गई, उसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के बनने की जो प्रोसेस होती है वो एंटीजेनिसिटी कहलाती है। एंटीजेंस होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कंप्लीट एंटीजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजेंस। कंप्लीट एंटीजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजेंस। इनकम्प्लीट एंटीजेंस को हैप्टेन कहते हैं, हैप्टेन कहते हैं। मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि हैप्टेन क्या है तो आप बता सकते हैं वह इनकम्प्लीट एंटीजेंस होते हैं। कंप्लीट एंटीजेंस, ठीक है, जो कंप्लीट एंटीजेंस होते हैं या एंटीजन है। एंटीजेंस वह एंटीजेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब बढ़ावा देना। वह एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोडक्ट मतलब एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, वह कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। इट मीन्स कंप्लीट एंटीजन्स क्या होते हैं? जो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा भी देते हैं और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है, वह कंप्लीट एंटीजन्स कहलाते हैं। अब इनकम्प्लीट एंटीजन्स, इनकम्प्लीट एंटीजन्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन्स वह एंटीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी से रिएक्ट तो करते हैं बट इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं करते, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को कोई भी बढ़ावा नहीं देते। यहाँ आपने क्या देखा? कंप्लीट एंटीजन्स में वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा भी दे रहा है और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी कर रहा है, बट इनकम्प्लीट में आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है, वह कहलाता है इनकम्प्लीट एंटीजन्स। इनकम्प्लीट एंटीजन्स को हैप्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी एपिटोप और पेराटोप की। एपिटोप्स क्या होते हैं और पेराटोप्स क्या होते हैं? ये आपका एक एंटीजन्स है जिसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये जो है आपकी सिंगल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये सिंगल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ एपिटोप्स की। एंटीजन का वह पार्ट, ये एक पार्ट है क्योंकि ये बॉडी है पूरी की पूरी और बॉडी से जुड़ा हुआ, तो ये एक पार्ट हुआ। तो एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है वह कहलाता है एपिटोप। मतलब ये आपका एंटीजन का पार्ट है, एक सिंगल पार्ट बनाया मैंने, यह एंटीजन है और यह है आपकी एंटीबॉडी। तो एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है ये आगे जाके मिक्स हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जो रिएक्ट करता है वो कहलाता है एपिटोप। मतलब जो आपका ये सरफेस है ये हो गई आपकी एपिटोप। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एपिटोप हो गया। अब पेराटोप, एंटीबॉडी का वह पोर्शन वर्ड में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें कोई बॉडी नहीं है जो पार्ट बताऊं मैं, ये एक पोर्शन है, ये एक सिंगल है और यह इसका एक पोर्शन है। एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एपिटोप के साथ बाइंड बनाता है, यह इसके साथ बाइंड बनाएगा, ठीक है। तो पेराटोप क्या हुआ? पेराटोप हुआ एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एपिटोप के साथ बाइंड करता है, वह पेराटोप कहलाता है, ठीक है।
ये आपके नोट्स में भी लिखा है कि एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है वो एपिटोप्स होता है, और एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एपिटोप्स से बाइंड करता है वह पेराटोप्स कहलाता है। यहाँ एक लाइन लिखी है, एवरी एपिटोप्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी से नॉन कॉन्वलेटेड बॉन्ड बनाता है, असहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, एवरी एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक मतलब उसका पर्टिकुलर एंटीबॉडी, वो मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एवरी एपिटोप्स मतलब प्रत्येक एपिटोप उसी के स्पेसिफिक, उसी के मतलब उसी से रिलेटेड वाले एंटीबॉडी या पेराटोप से अटैच होता है, क्योंकि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आप इस वाले स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर सकते, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप इसमें फिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये वाली जो एंटीबॉडी है वो इससे नहीं जुड़ सकती, क्योंकि वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की एंटीबॉडी इससे नहीं जुड़ सकती। क्यों? क्योंकि वह इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जब जुड़ा ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बना। प्रत्येक एपिटोप्स उसके स्पेसिफिक मतलब उसी के आकार का या उसी से मिलता जुलता पेराटोप से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये जुड़ गया। अब इसी प्रकार अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता और ये वाली एंटीबॉडी होती तो वो उससे इस प्रकार जुड़ जाता। ठीक है, यही आपका मतलब है कहने का। एवरी एपिटोप्स स्पेसिफिक मतलब उसी से रिलेटेड एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकता है। ये इससे नहीं कर सकता, ये इससे नहीं कर सकता, ये इससे नहीं कर सकता। सब अपने अपने स्पेसिफिक एंटीजन से और पेराटोप से ही बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही बात लिखी है, एवरी एपिटोप्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी से नॉन कॉन्वलेटेड बॉन्ड बनाती है। नॉर्मली एंटीजन एक या एक से अधिक एपिटोप कंटेन करता है। नॉर्मली जो एंटीजन होते हैं वो एक या एक से अधिक एपिटोप कंटेन कर सकता है। मतलब ये एक सिंगल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया एक सिंगल एंटीजन, एक या एक से अधिक, ये एक या एक से अधिक एपिटोप कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब जो होता है एपिटोप एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये एंटीजन है, ये एंटीजन की सरफेस है, मतलब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये एक देख सकते हैं, ये फर्स्ट लिखा है एंटीबॉडी, ये आपका एंटीबॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और इसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सेकंड जो है आपका एंटीजन से, ये जो पूरा का पूरा है ये एंटीजन से, और इसके जो अलग अलग पार्ट बने हैं मतलब ये आपके एपिटोप से। अब ये एपिटोप जो हुआ ये एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये जो है ये पेराटोप है। तो एंटीबॉडी एंटीजन्स का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है ये एपिटोप हो गया, और एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एपिटोप से बाइंड करता है ये पेराटोप हो गया। ये पेराटोप हो गया और ये एपिटोप हो गया। देखो ये स्पेसिफिक है, ये इससे जुड़ सकता है लेकिन ये इससे नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको चौकोर वाला शेप चाहिएगा। ठीक है, आप समझ गए। और एक एंटीजन अलग अलग एपिटोप कंटेन कर सकता है। ठीक है, ये मेरा समझाने का तरीका था। ये एपिटोप और पेराटोप कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की। फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 डिफाइन करूंगा, 3 या 3 ही डिफाइन करूंगा। ठीक है, साइज क्या होता है? जो एंटीजन का मोलिकुलर साइज होता है उस पे एंटीजेनिसिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंटीजेनिसिटी मतलब मैंने आपको आगे ही बताया, एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस। ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? जैसे मैंने आपको बताया कि टेबलेट ली, आपको चाटा मारा, चाटा अगर जोरदार आदमी मारेगा या बड़ा आदमी मारेगा तो आपको बहुत ज्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, और कोई हल्का या दुबला पतला आदमी आपको मारेगा तो वो आपको कम रेडनेस देखने को मिलेगी। आपके गाल पे जो उंगलियां छपी रहेगी वो ज्यादा या कम आपको देखने को मिलेगी। वो साइज का मैटर है। तो वही आपका साइज का मैटर यहाँ पे है। साइज का मोलिकुलर साइज उस पर डिपेंड करता है।
अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी एंटीजेनिसिटी की प्रोसेस बहुत ज्यादा होगी, और अगर उसका साइज छोटा है तो उसकी एंटीजेनिसिटी की प्रोसेस थोड़ी सी कम होगी। जिसका साइज लार्ज होता है वो रिच एंटीजेंस कहलाते हैं या गुड एंटीजेंस कहलाते हैं। मोलिकुलर साइज मतलब बड़े साइज वाले जो एंटीजेंस होते हैं उनको रिच एंटीजेंस या गुड एंटीजेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिच एंटीजेंस या गुड एंटीजेंस होते हैं वो हेमोसाइनिन होता है, थायरोग्लोबुलिन्स होता है और टिटेनस टॉक्सिन्स होता है। ये जो एंटीजेंस है इनके मोलिकुलर वेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ये आपको लिखा होगा 60 लाख जो है आपका, ये आप इनके मोलिकुलर साइज है, मतलब मोलिकुलर साइज इनके बड़े हैं। इनकी यूनिट है मोल डॉट वेट, ठीक है। ये मैंने सब में नहीं लगाई, बस इसमें बताना है, ठीक है। इसी प्रकार जिसका मोलिकुलर साइज स्मॉल होता है, जिसका मोलिकुलर साइज स्मॉल होता है उसको पुअर एंटीजन कहते हैं, मतलब गरीब है बेचारा, ठीक है। गरीब क्यों है? इसके पास इसकी जो संख्या है वो कम है। ये रिच है, ये पुअर है, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है और स्टोन इसका एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल इसको ध्यान रखें, ठीक है। आप समझ गए, जो ज्यादा बड़ा हुआ वो बेहतर है और जो छोटा हुआ वो कम बेहतर है। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर जो है, नेचुरल एंटीजेंस जो होते हैं वो सिंथेटिक एंटीजेंस की अपेक्षा ज्यादा एंटीजेनिक होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है अपने द्वारा बनाया गया, मतलब नकली तौर से। मान लीजिए एंटीजेंस आपके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और एंटीजेंस आप बाहर से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एंटीबॉडीज भी होती है, एंटीबॉडी आपके शरीर में पाई जाती है, वो भी 2-3 प्रकार की हो सकती है, मैं आपको एंटीबॉडीज में बताऊंगा। जो नेचुरल एंटीजेंस है वो सिंथेटिक एंटीजेंस की अपेक्षा ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जो नेचुरल हुआ वो मजबूत है और जो अननेचुरल है, मतलब जो आपने बनाया है, वो कम वर्किंग होगा। जैसे आप देसी घी को मान लीजिए, जो आप घी खाते हैं अगर वो नेचुरल तरीके से है तो आप ज्यादा स्ट्रोंगर बनेंगे, बट अगर बाजार का नकली घी आप खा रहे हो तो आप स्ट्रोंगर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसी प्रकार है, अगर वो नेचुरल है तो अच्छा है, सिंथेटिक है तो कम है। तो नेचुरल जो एंटीजन होता है सिंथेटिक एंटीजन से ज्यादा एंटीजेनिक होता है, ठीक है। नेचुरल एंटीजन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के होते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था लिपिड और न्यूक्लिक एसिड वाले जो सिंथेटिक होते हैं, मतलब नकली बनाए हुए एंटीजन, ये कम एंटीजेनिक होते हैं। वही ये नेचुरल एंटीजन है और ये सिंथेटिक एंटीजन है, ठीक है। समझ गए। फोरिजिनस, फोरिजिनस का मतलब है वो बाहर के सोर्स से प्राप्त करने वाले। फोरिजन सोर्स एंटीजेनिक, फोरिजन सोर्स से जो है प्राप्त करते हैं वो भी एंटीजेनिक हो सकते हैं। जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्लांट और प्रोटीन, एनिमल के लिए बाहरी सोर्स है, मतलब आप एनिमल के अंदर आ जाते हो। एनिमल आप जैसे अपन क्या खाते हैं, प्लांट, प्लांट में आप मान लीजिए सब्जी, प्रोटीन, एग, अंडे, जो भी है प्रोटीन के जो डाइटरी और सप्लीमेंट होते हैं, मिल्क विल्क जो भी होता है सब आपके प्रोटीन में आ गया। मतलब प्लांट और मिल्क से एनिमल को रिच सप्लीमेंट मिलता है फोरिजन सोर्स के थ्रू, जिससे वह एंटीजेनिक हो सकता है। इसे गुड एंटीजेंस में माना जाता है, ठीक है। बट डक सीरम प्रोटीन जो होता है चिक्स के लिए गुड एंटीजेंस नहीं माना जाता है। जो डक सीरम होता है, डक सीरम जो डक का सीरम होता है और जो प्रोटीन आप प्रोवाइड करो चिक्स को, वो गुड एंटीजेंस नहीं कहा जाता। या आप मान लीजिए डक सीरम जो प्रोटीन होता है ये एक फोरिजन सोर्स होता है, बट ये कम एंटीजेनिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो फोरिजन सोर्स हैं, उसमें भी अच्छे वाले होते हैं, उसमें भी कम अच्छे वाले होते हैं। प्लांट प्रोटीन वाले जो होते हैं वो एनिमल के लिए अच्छे गुड एंटीजेंस होते हैं। डक सीरम प्रोटीन जो होता है वो चिक्स के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, थैंक यू।